आज का बच्चा, मैं आपको बताऊं, मैं जिस एरिया में स्कूल चला रहा हूं उस एरिया में बहुत बड़े बड़े रिनाउंड स्कूल हैं, इंग्लिश स्कूल। पहली बात तो हम लिखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हिंदू हिंदू करते हैं तो अंग्रेजी को हटा के हिंदी हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं? जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमपी हैं, इनके बच्चे तो दूर और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ये अलग बात है कि मोदी जी को इंग्लिश बोलने नहीं आती है, तो ये भी इंग्लिश में भाषण देते हैं, लाइक मनमोहन सिंह। ठीक है, कहने का मतलब ये है, हम अपने संस्कारों से बहुत दूर जा चुके हैं। हमारी शिक्षा, जो वैदिक शिक्षा थी, जो सनातनी शिक्षा थी, उससे बहुत दूर जा चुके हैं। अमेरिका की औरतें आकर साड़ी और बिंदी लगा रही हैं, हमारी औरतें मिनी स्कर्ट और टॉप पहन के घूम रही हैं। आप कर सकते हो ऐसा? नहीं, पहली बात। नंबर 2, कहना और करना बहुत कठिन है। संत साधु संतों का काम कहाँ है? अपने जंगलों में और आश्रमों में। अगर ये देश की राजनीति पर हावी हो गए, कोई शक नहीं है एक दिन फिर भारत के वही हालात हो जाएंगे जो गुलामों के समय थे, गुलामी के समय थे। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। आप परिवार वाले हैं, आपके बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले बच्चे, मैं दुख दर्द समझता हूँ। बच्चों को कैसे पढ़ाना मैं समझता हूँ। एक व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है, जिसके बच्चे नहीं हैं, और वो माला जपता, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? मुझे बताइए। देखिए, अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं, देखिए मैंने पहले कहा, मैं आज भी अनुशासित जीवन जीता हूँ। सुबह 4 बजे उठना मेरी शुरू से ही आदत रही है। नंबर 2, शरीर और सेहत का ख्याल रखने के लिए व्यायाम, योगा या व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, ईमानदारी। कोई भी काम करो उसमें स्वार्थ मत लेके, ईमानदारी से करो। चौथा, संस्कार। बड़ों से भी जी से बोलो, छोटों से भी जी से बोलो। अगर आप जी से बोलोगे तो आपको जी से बोलेंगे। और लास्ट, मेहनत। देखिए, मैंने जब स्कूल चलाया ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसकी फाउंडेशन अपने हाथों से है, एग्जाम्पल है मेरे हाथों में आज भी एक बोर्ड दिखाई देती है। खुद लेंटर डाले, खुद सीमेंट मिलाया। आज भी मैं अगर स्कूल में हूं तो मैं मेहनत करता हूं। टीचर 8:30 आते हैं, मैं 8 बज के स्कूल में बैठ जाता हूं। कई बार क्या होता है, मैं इतने बिछानी है बाहर बच्चों के टेस्ट के लिए, तो ये नहीं कि बच्चों को बुलाओ, फिर मैं खुद ही लग पड़ता हूँ। मेहनत, ईमानदारी, संस्कार और अनुशासन, ये चीजें जो है इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है। और सबसे बड़ी बात क्या, लास्ट पर है, गिरते हैं मैदान जंग में जो लड़ा करते हैं, वो कफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल से। नमस्कार, मैं विजय पद में आज उस शख्सियत की बात करेंगे जिसने सियासी ताकती और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए ना जाने कब एक बड़े शख्सियत का रूप ले लिया। बड़ी शख्सियत हम इस बारे में नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने अकूत धन संपदा इकट्ठा कर ली, बल्कि उनके पास जनबल और लोगों के दिमाग में एक ऐसी व्यक्तित्व की भावना का स्थापना करने का पूरा मौका मिला, जिसमें उन्होंने बतौर शिक्षाविद, समाज सेवी और एक कर्मठ कांग्रेसी नेता की भूमिका के रूप में अपने आप को दिखाया भी और बसाया भी। लोगों के मन में बसते बसते ना जाने उन्होंने कितने कंकड़ पत्थर वाले रास्ते से गुजार कर अपने आप को तराशा होगा, या उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। कांग्रेस उनके रग रग में बस रही है, चाह करके भी वो शायद कांग्रेस से कभी अपने आप को दूर कर पाए, क्योंकि सांसों से और लहू से दूर होकर के तो लोग शायद ही जिंदा रहते होंगे। और विजय पद की इसी दास्तान में हमारे बीच में है हिमाचल के पालमपुर में एक चर्चित नाम, जिसको दुनिया रॉकी के नाम से पुकारती है, राजेश गुप्ता जी। नमस्कार, आपका स्वागत है राजेश जी। बचपन का रॉकी, मैं
बचपने की बात करूं तो आप इसको अपने कॉलेज टाइम तक की बात मान सकते हैं। कैसा हुआ करता था? देखिए, मैं एक बचपन से ही एक उदंडित व्यक्ति रहा, शरारती। और मैं जब मेरा बचपन गुजरा तो मेरे माँ पापा, मेरे पिताजी क्या बोलते थे कि यार ये बच्चा आज ही ऐसा है, कल को क्या करेगा। और मेरी शरारतें अजीब तरह की होती थी। जैसे कभी पापा मुझे खिलौना ला के देते थे तो मैं उसकी इंजीनियरिंग करता था कि ये कैसे बना है, इसको तोड़ के देखता अंदर क्या है। मतलब बचपन से ही कुछ करने की, मतलब पोस्टमार्टम टाइप का करने का शुरू कुछ चल रहा करने है। का जो एक जज्बा था वो मेरा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। स्कूल में पहुंचा, पहले मैं जलंधर के सेंट थॉमस स्कूल में तीसरी तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इलाहाबाद में वास्को एंड गाइड स्कूल में पहुंचा। वहाँ जहाँ भी मैं गया स्कूल में, एक तो मुझे कला का बहुत शौक था, स्टेज करता था मैं, तो हर जगह जाकर कुछ शरारतें, कुछ अपनी वो कहते हैं कि नटखटपन, और अपने दिमाग से मैं अध्यापकों का चहेता बन जाता था। ये बरस कौन सा रहा होगा जब आप बता रहे हैं? सर, डॉक्टर साहब, मेरा जन्म 1965 में हुआ। ये बात थी 70-71 की। तो तब हिमाचल पैदा हुआ था? हाँ, तब हिमाचल पैदा हुआ था, लेकिन मेरी पैदाइश जलंधर की है। मैं कह रहा हूँ मैंने घाट घाट का पानी पिया है, तो इसमें झूठ नहीं है। थोड़ी पढ़ाई मैंने हरियाणा में की, फिर मैं यूपी में चला गया, और ऐसे बस पढ़ते पढ़ते और लोगों के दिलों में अपनी उदंडता, अपने नटखटपन की छाप छोड़ते छोड़ते कब कॉलेज पहुंचा पता ही नहीं चला। मैं आपको स्कूल का एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारी प्रिंसिपल आदरणीय श्री ज्ञान कुमारी अजीत जी होती थी, और मेरी मैडम एक ममता खरे थी, आज मुझे याद है। तो हमारा एक इंटरनेशनल स्काउट मीट ये त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में हुआ। उसमें मुझे महात्मा बुद्ध का अभिनय करना था। मुझे बालों से बहुत प्यार था, लेकिन मेरी प्रिंसिपल ने कह दिया कि बेटा आपको तो बाल कटवाने पड़ेंगे। मैंने कहा जी बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं अभिनय नहीं करूंगा, बाल नहीं कटवाता मैं। थे छोटे लेकिन बालों से बहुत प्यार था। मैडम बोले तो मैं स्कूल से निकाल दूंगी, और तुम टैलेंटेड हो तो तुम्हें भेजना है मैंने। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे बाल कटवा दिए। जब मैं शीशे के आगे देखा अपने आप को, गोल चेहरा था, तो मैं रोया, कह रहे मेरे बालों को क्या हुआ। लेकिन जब अभिनय किया, उस वक्त इंटरनेशनल स्काउट मीट में मुझे तीसरा पुरस्कार मिला, हमारे स्कूल की 3rd पोजीशन आई। और जब मैं स्कूल आया तो प्रिंसिपल ने मुझे ब्लेस करते हुए कहा कि बेटा आज के बाद तेरे बाल नहीं कटवाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, वो यादगार क्षण। मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था। तो ये जो बचपन की तासीर थी, एक तरफ द्वाबा जालंधर का पूरा इलाका, उसके बाद फिर हरियाणा की भूमि, और फिर प्रयागराज की जो है अपनी एक तासीर। तो प्रयागराज की माटी से कुछ उठा के ले आए क्या आप? हाँ, मैं ये जो राजनीति है ना, जो मेरी रग रग में समाई, क्या था कि मेरा स्कूल वास्को एंड गाइड स्कूल था मनफोड़गंज में, और हमारे कटरा रोड पे सामने नंद भवन था। एक बार मैं अपने साथियों के साथ जा रहा था वहाँ, मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग किसकी है। बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, लेकिन अब कांग्रेस को इन्होंने दाग दे रखी है। उस वक्त इतना पता नहीं होता था। फिर तब संजय गांधी जी धीरे धीरे उभरते हुए नेता थे, उस वक्त युवा कांग्रेस के महासचिव भी थे। वो हमारे स्कूल में आए, और जब मैंने उसको देखा, उनका कुछ हिसाब किताब देखा, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और मैंने अपने टीचर से कहा जी मैंने मिलना है इनसे। मैं मिला, और मैंने उनको, वो फट तो था ही मैंने कहा सर मैं आपके साथ कांग्रेस में आना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि ठीक है बेटा। और वो दिन और आज तक
मैं लोगों से कहता हूँ, पंजाब ने मुझे दबंगगिरी दी, हरियाणा ने मुझे अक्खड़पन दिया और इलाहाबाद ने मुझे राजनीति दी। और वो राजनीति आज तक, क्योंकि उस वक्त आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी वहीं के हैं, किसी समय यूपी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, कण कण में कांग्रेस थी यूपी में, आप जानते हैं। हमारे टाइम में जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो वो चीजें लेकर जब मैं 79-80 में हिमाचल आया तो मुझे नहीं पता था कि हिमाचल ऐसा है। ऊबड़ खाबड़ सड़कें, बड़े बड़े पहाड़, बड़ा अच्छा वातावरण। और मैं माँ को बोलूं कि माँ यहाँ रहेंगे कैसे, पहाड़ों में चढ़ेंगे कैसे, पानी की सुविधा नहीं। फिर मुझे हिमाचल ऐसा रास आया, मैं आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ नलका नहीं था, उसमें नलके थे ही नहीं। 80 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं सुबह बावड़ी से 20-20 मटके पानी के उठा के लाता था, जोशीला तो था ही। और धीरे धीरे ऐसा लगाव हिमाचल के साथ हुआ और फिर मैं राजा साहब से जुड़ा और राजा साहब से जुड़ के फिर मैंने राजनीति की जो तीव्रता देखी, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब 4 स्टेटों का पानी पिया और अब इन चारों का मिश्रण आपको मेरे अंदर नजर आता है। तो राजेश गुप्ता से रॉकी कब बने? हाँ, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है। मैं एक्चुअली बॉक्सिंग का प्लेयर रहा हूँ, अभिनय के साथ बॉक्सिंग करता था मैं। स्कूल में जब मैं 9th में बॉक्सिंग खेल रहा था तो मेरा स्टाइल रॉकी सिल्वेस्टर्स होते थे बॉक्सर, उनकी तरह था। तो मेरे को उसका नाम के मेरे कोच ने कहा, ए रॉकी डोंट डू दिस। बस वो रॉकी नाम पड़ा और मेरे को बड़ा पसंद आया। और बहुत धीरे 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 धीरे, अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ छोटा सा। जनगणना का समय था, मेरे पिताजी बाहर बैठे थे और जनगणना वाले आए। बोले जी आपके कितने बेटे हैं? बोले 2। बेटियां कितनी हैं? बोली 2। बोले नाम बताओ। मेरी बड़ी बहन का नाम भी बता दिया, छोटी बहन का नाम भी बता दिया, मेरे बड़े भाई का नाम सुनील गुप्ता वो भी बता दिया। बोले आपके छोटे बेटे का नाम क्या है? बोले यार रॉकी। बोले उसका नाम वो भूल गए, क्योंकि रॉकी आज हिमाचल के कण कण बच्चों में बस चुका है। मतलब रॉकी ने राजेश गुप्ता को पीछे छोड़ दिया। हाँ, मतलब अब जो मैंने स्कूल का नाम जो रखा प्रियदर्शनी में, तो वो नहीं बोलते कहाँ जाना जी, रॉकी के स्कूल में जाना। मतलब वो बॉक्सिंग खेलते खेलते फिर मैं यूनिवर्सिटी तक बॉक्सिंग खेला, क्योंकि एक्चुअली मेरी आइज डिफेक्ट, मतलब आइज में ब्लड आने के कारण मुझे छोड़ना पड़ा है। तो वो नाम पकता और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक वो कहते हैं स्टाइलिस्ट इमेज बनती थी। और मैंने पहले कहा कॉलेज में मैं बहुत उदंड रहा, आपने सुना ही है, आपको पता ही है, कभी छाती के 4 बटन मेरे नहीं चढ़ते थे। अरे मतलब एक कहानी तो आपके बारे में बड़ी मशहूर है कि मतलब बटन खुले और बुलेट पे जो है। हाँ, बुलेट नहीं, मेरे पास रेसर बाइक होती थी, कावासाकी की। उस वक्त मैंने 4.5 लाख रुपए की ली थी और बस वही स्टाइल और बड़े बड़े बाल घुंघराले थे, उसी स्टाइल में जाना। अब यूपी में आप भी रहते हैं, आपको पता है यूपी का बड़ा बंदा कितना दबंग होता है, वही स्टाइल वही रहा। लेकिन उस अक्खड़पन के साथ साथ मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, ये कोई नहीं बोलेगा टीवी में, उसने मेरी लाइफ को चेंज किया। और एक दबंग रॉकी से एक सभ्य रॉकी बनाने की उसने कोशिश की। अक्सर फिल्मों में होता है ऐसा। नहीं, ये मेरी रियलिटी है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ये मेरी रियलिटी है। और फिर 84 में NSY जब मतलब इंडिया में स्थापित हो रही थी, तो हिमाचल में नासिर खान सलेरिया और यहाँ पे उसका नाम क्या गणेश दत्त पांडे होते थे, वो आए मेरे पास कॉलेज में मिले और मैंने तो पता ही था उनको मैं कांग्रेसी हूँ, और मुझे उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया स्टेट का, और हमने पूरे हिमाचल में NSY की स्थापना की। मतलब हिमाचल की NSY की न्यू हमने लोगों के साथ आपने रखी, फाउंडर में रहे। और बस ऐसे धीरे धीरे फिर इलेक्शन लड़ा कॉलेज में, बड़े आराम से जीता, निर्विरोध जीता।
और धीरे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए, अगर आज मैं जॉब कर रहा होता, या तो मैं डायरेक्टर एजुकेशन तक पहुंचा होता, अगर मैं आर्मी में चला गया होता तो रिटायर हो गया होता कर्नल या ब्रिगेडियर की पोस्ट से, लेकिन मैंने किया ही नहीं। एक बार राजा साहब ने मुझे कॉलेज का लेक्चरर अपॉइंट करवा दिया, एडहॉक लगते थे उस वक्त। मैंने उनको एक जवाब दिया छोटा सा, मैं कहा सर कल को स्ट्राइक होगी तो मुझे कहीं कांग्रेस मुर्दाबाद ना करनी पड़े, तो मैं तो अपने आका को ऐसा नहीं बोल सकता, मैंने जॉब नहीं की। उन्होंने बोला तू क्या करेगा, मैं क्या देखते हैं। अब ऐसे ही मंडलाइजेशन को मैंने लीड किया हिमाचल में, और जब मंडलाइजेशन ख़त्म हो गया, कुछ बच्चे मरे, उसमें मेरे भी कुछ बहुत निजी लोग थे, तो उससे थोड़ा दिल भी टूटा, लेकिन सरकारों के कानों में जूं नहीं रहेगी। मैंने वो छोड़ के फिर मैंने पापा को कहा, मैं क्या मैं थक गया हूँ, तो मैं फिर एक कॉलेज में लेक्चरर अपॉइंट हुआ, प्राइवेट ही था। और वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ और राजनीति का स्वाद ये कभी सीधा नहीं होता है। कॉलेज में हमने कहा इसको अंडरटेक करवाते हैं, कॉलेज वालों ने निकाल दिया। फिर मैं ऐसे चला हुआ था, मेरे दोस्त ने बोला यार तुम पढ़े लिखे हो, स्कूल खोलो। लेकिन आपको हैरानी होगी, लोग मुझे जानते, जब तक कॉलेज नहीं लगा जानते नहीं थे पढ़ा लिखा, मैं शो नहीं करता था किसी को। मतलब आपकी रॉकी वाली भूमिका। हाँ, रॉकी वाली भूमिका कभी मैंने उनको नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअली मैं गांव में रहता ही कम था, और दूसरी बात किसी को पता नहीं था ये। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो लोगों को पता लगा तो पढ़ा लिखा है, लोग हैरान हो गए। और जब मैंने स्कूल खोला तब भी लोगों ने कहा यार इस गुंडे के पास बच्चे भेज। और मैं आपको एक बात कहूंगा, ये सच है, फेलियर इज द बेस्ट टीचर। जो असफल होता है अपनी जिंदगी में, वो एक अच्छा अध्यापक साबित होता है। मैंने 32 सालों में ये सिद्ध करके दिखाया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे राजनीति में मंत्री भी हैं, बम्बई में एक्टर भी हैं, गायन इंडस्ट्री में सिंगर भी हैं, कई आर्मी में अफसर भी हैं, कई अच्छे सिविल सर्विसेज में हैं। मैंने पहले कहा, मैं कुछ लोग पंप एंड शो की जिंदगी जीते, मैं नहीं जीता। और राजनीति की वजह से मेरे स्कूल में बड़े अप डाउन आए। मैं कट्टर कांग्रेसी था, और जो मेरे ऑफिस में, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत ऑफिस है, उसमें मैंने अपने राजनेताओं की, इंदिरा जी, क्योंकि स्कूल ही इंदिरा जी के नाम पे है उनकी, तो लोग सोचते थे ये है, और मैं मुँह फट भी था। तो इस करके जब बीजेपी की सरकार हिमाचल में आती थी तो सबसे पहले गाज मेरे स्कूल पे गिरती थी। मतलब रॉकी पर रॉकेट दागना तय था। तो होता है, क्योंकि मैं, आपने भी देखा होगा कि मैं हर महीने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, और मेरा सीधा सा मुद्दा है, कांग्रेस के बारे में नहीं बोल के हम बीजेपी को कोसते नहीं, उनकी गलतियों को सामने लाते हैं, और मैं सच बोलता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कांग्रेस ही गलत कर रहा तो उसको गलत करने बोलने में मुझे कोई परहेज नहीं। एक बड़ी साफगोई दिखी, दबंगई, अक्खड़पन और सियासी ताकत तो तासीर लेके आप हिमाचल में गए ही, फिर वो रॉकी का दौर आया। जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आर्मी का रुआबदार अफसर आया है। नहीं, तो ये आर्मी वाली जो मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वास्को डैम गाइड स्कूल, आप जानते ही होंगे, वो एक अनुशासन, हाँ, क्योंकि वो सेकंड आर्मी मान लीजिए उसको, स्काउट की व्यवस्था। दूसरा, मेरे पिताजी पूरे मार्शल थे, वो तो छोटी सी गलती पे हाई हेलो नहीं करते थे, थप्पड़ और डंडा उठता था। हमें याद नहीं है जब तक पिताजी जीवित थे, हमने कभी साथ बैठ के खाना भी खाया, इतने सख्त थे। और आर्मी में उनका, वो आर्मी में बहुत गुस्से वाले और बड़े सख्त अनुशासन प्रिय रहे। उन्होंने हमें वही अनुशासन दिया और वही लुक हमें आ गई। आज मैं स्कूल चलाता हूँ, आपने देखा भी है, मैं बच्चों के बाल नहीं रखने देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने बालों को जीरो करवा लेता हूँ मैं। अब नहीं मुझे रोकता हूँ मैं कि बाल कट गए, पहले अपने बाल काटूंगा, फिर बच्चों के बीच में जाऊंगा कि देखो अब आपकी बारी है। अब जब आप अब तक इतना समय हो गया,
कभी तो ऐसा लगा होगा कि ये बच्चा भी पूरा रॉकी स्टाइल का है। कितने बच्चे ऐसे मिले? बहुत। देखिए, हमारे टाइम में और आज में बहुत फर्क है। आज हर कोई रॉकी बन रहा है। उसका कारण क्या है? उद्दंडता, अनुशासनहीनता, असंस्कार। हमारे टाइम में कोई एक बनता था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? मैं पढ़ने में ठीक था, इस करके मेरे घर वालों ने इस चीज को नजरअंदाज किया। आज के बच्चे ना पढ़ने में अच्छे हैं, ऊपर से ये सब, और सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या हो गया है? नशा। आम बात हो गई। आपके समय में, उस समय उद्दंड बच्चा भी नशा नहीं करता था। नशे की बात तो छोड़, देखो मैं आपको बताऊं, जो भी सीखते थे वो घर से ही सीखते थे। अगर किसी के पिताजी सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो बच्चा भी वो घर से ही सीखता था, लेकिन बाहर नहीं, डर होता था। आज तो बच्चे शरेआम धुआं उड़ा रहे हैं, कोई शर्म नहीं। लड़कियां शरेआम शराब पी रही हैं, कोई फर्क नहीं। माँ बाप खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हमारा बच्चा तो शेर बन गया। वो शेर। ये जब परिवर्तन हो रहा था, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ना जाने कौन सा बच्चा आपको इस समय देख और सुन रहा हो। ये जो रॉकी से फिर स्कूल खोलने तक, एक स्कूल प्रबंधन संभालने का दौर था, तो जब आप प्रबंधन संभाल रहे थे तो अंदर से क्या, कब कब कुलाचे रॉकी मारता था बाहर निकलने के लिए? उस वक्त एक बात होती थी, मैं आपको बताऊं, मैंने जिंदगी में कुछ असफल दौर देखे। अगर मेरे माँ बाप बोलते थे, मैंने सीपीओ का टेस्ट क्वालिफाई किया, लेकिन अपनी दुर्घटना की वजह से नहीं जा पाया। एलाइट का क्वालिफाई किया, कुछ गुस्सा था, नहीं जा पाया। तो मुझे लगता है कि ये बच्चा अगर गलत जा रहा है, उस वक्त रॉकी निकलता था बाहर, और फिर रॉकी जो पिटाई करता है, मार्शल आर्ट, वो बच्चों पे आजमा देता था, और बाद में उसको सहलाता था, भैया तेरे भले के लिए बोल रहा हूं। मुझे आज बहुत खुशी है। बाबा आमटे एक बात बोलते थे, यार अच्छों को तो सब पढ़ाते हैं, खराब को पढ़ा के दिखाओ तो सही। और मेरे विद्यालय में बेचारे वो बच्चे बहुत आते हैं जो हर जगह से असफल हो, और मैं उनको असफल बच्चों से सफल बनाकर बाहर भेजता हूँ। आज तक रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, पहली बात। नंबर 2, जो बच्चा प्रिय दर्शनी या मेरे डंडे के नीचे से निकल गया, वो दोबारा कभी उदंड और अनुशासन नहीं होता। तो जो दंडा है, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो लोग बता देते हैं कि भाई मास्टर ने तो पिटाई कर दी, अत्याचार कर दिया। हुआ, ऐसा हुआ। मेरा एक स्टूडेंट था, थोड़ा उसने गड़बड़ की तो मेरे से पड़ गई, उसने 1095 में हेल्पलाइन में फोन कर दिया। आगे मैं कह जी लो, ले चलो मुझे अंदर, आई टॉक विद द जज, मैं जज से बात करूंगा। क्या उस पुराने गुरुकुल को याद करो जब राजा का बच्चा भीख मांग के पढ़ता था। आज से 15 साल पहले उस दौर को याद करो जब मास्टर के हाथ में छड़ी होती थी, बाप के हाथ में छड़ी और जूता होता था, माँ के हाथ में चप्पल होती थी। तब बच्चे कहाँ कहाँ निकले, कितने शांत माहौल होता था। आज ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आज जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 16 साल से 22 साल के लोग शामिल हैं। कारण, मैं तो सरकार को बोलता हूं, ए नकम्मी सरकारों, मास्टर की छड़ी लौटा दो, आपको भी सुधार देंगे और बच्चों को भी सुधार देंगे। सरकारें तो छड़ी छोड़िए, मास्टरों को गायब करने पर लगी है। दुर्भाग्य इस देश का। तो जिस गुरुकुल की आप कल्पना कर रहे हो, बात कर रहे हो, जो आपने जिया है, आज तो गुरुकुल कहीं दिख ही नहीं रहा है। देखिए अब क्या हो गया है, मैं भी प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और बड़े बड़े स्कूल बन गए हैं, लाखों लाखों रुपया फीस है। वहाँ क्या होता है, बच्चे को बोलते कुछ नहीं है, पास भी हो जाते हैं वो बच्चे। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। पेरेंट्स खुश हो जाते हैं +2 कर ली, लेकिन जब घर आते हैं ना और माँ के साथ बदतमीजी करते हैं, बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, तो पता चलता है कि बच्चों की एजुकेशन का स्तर क्या है। आज का बच्चा, मैं आपको बताऊं,
मैं जिस एरिया में स्कूल चला रहा हूँ उस एरिया में बहुत बड़े बड़े ग्राउंड स्कूल हैं, इंग्लिश स्कूल। पहली बात तो हम लिखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप हिंदू हिंदू करते हैं तो अंग्रेजी को हटा के हिंदी हिंदी क्यों नहीं बोलते? जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी एमपी हैं, इनके बच्चे तो दून और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ये अलग बात है कि मोदी जी को इंग्लिश बोलने नहीं आती है, तो ये भी इंग्लिश में भाषण देते हैं, लाइक मनमोहन सिंह। ठीक है, कहने का मतलब ये है हम अपने संस्कारों से बहुत दूर जा चुके हैं। हमारी शिक्षा जो वैदिक शिक्षा थी, जो सनातनी शिक्षा थी, उससे बहुत दूर जा चुके हैं। तो एक सवाल बीच बीच में कई लोग उठाते हैं कि जब शुरू का दौर था गुलामी में, हमने भी पढ़ा कि उस समय अंग्रेजी शिक्षा नीति का बड़ा विरोध हुआ, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले हमला उसी गुरुकुल पर किया जो पढ़ाई की ओर थी। अब जब सनातनी सरकार आ गई है, लोग आजकल तो सब तरफ सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र चल रहा है, सारे संत सड़क पर उतर गए हैं राष्ट्र को ले आने के लिए, तब लगता नहीं कि गुरुकुल की वापसी करा दी जाए? नहीं हो सकती। कारण अब हम अपने बच्चों को पिछले दौर पे ले जा नहीं सकते। अमेरिका की औरतें आकर साड़ी और बिंदी लगा रही हैं, हमारी औरतें मिनी स्कर्ट और टॉप पहन के घूम रही हैं। आप कर सकते हो ऐसा? नहीं, पहली बात। नंबर 2, कहना और करना बहुत कठिन है। संत साधु संतों का काम कहाँ है? अपने जंगलों में और आश्रम में। अगर ये देश की राजनीति पर हावी हो गए, कोई शक नहीं है एक दिन फिर भारत के वही हालात हो जाएंगे जो गुलामियों के समय थे, गुलामी के समय थे। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। आप परिवार वाले हैं, आपके बच्चे हैं, मेरे परिवार में बच्चे, मैं दुख दर्द समझता हूँ, बच्चों को कैसे पढ़ाना मैं समझता हूँ। एक व्यक्ति जिसका परिवार नहीं है, जिसके बच्चे नहीं हैं, और वो माला जपता, वो देश के बारे में क्या सोचेगा? मुझे बताइए। देखिए, यूरोप में, अमेरिका में, जर्मन में, चाइना में, रूस में, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी धर्म हावी नहीं है। आज हिंदू संकट में आया, 12 साल पहले हिंदू संकट में क्यों नहीं था? मेरी बात सुनिए। 52% मुस्लिम कंट्री है और 52% में 50% हिंदू वहां रहते हैं। आप मानते हैं? वहां क्यों नहीं हिंदू खतरे में है? वहां क्यों नहीं उन लोगों को उसका नाम के ये किया जा रहा है? केवल भारत में कारण क्या है? कोई टाइम था हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया था, इकट्ठे रहते थे, प्यार से रहते थे। मैं अब राजनीति वाली बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, दंगे तब होते थे कि नहीं होते थे? तब बम फटते थे कि नहीं फटते थे? अब क्यों नहीं फट रहे हैं? क्योंकि सरकार इनकी है। जरा सा अभी देखो, कश्मीर में शुरू हो गया ना काम, अब वहां से हट गए ना, ये अब शुरू हो गया। एक बार इनको सरकार से हटाओ, फिर देश में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, तब फिर हिंदू खतरे में नहीं होगा, तब पार्टी खतरे में होगी। आज की डेट में आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के 50% नेताओं के बच्चे मुसलमानों में भी आए हैं। नहीं भी आए तो बात करो। सियासी रास्ते पर हम लोग चले गए, अपने विजय पथ के रास्ते से हट करके, लेकिन चूंकि आप बात कर ही रहे हैं सत्ता सियासत की, तो थोड़ा सा उसमें हम लोग कर दें। पहले राजतंत्र के ऊपर धर्मतंत्र होता था। राजा जब पथभ्रष्ट हो जाता था तो धर्मदंड चलता था, और आज जो है राजनेता धर्म की बातें कर रहे हैं, वही यज्ञ कर रहे हैं, वही हवन कर रहे हैं, वही उद्घाटन कर रहे हैं, और जो धर्म गुरु हैं उस सियासत के रास्ते में आ रहे हैं, वो संसद में बैठना चाह रहे हैं। तो ये जो धर्म और सियासत का मिश्रण है, जब आप आगे बढ़ रहे थे तो उस समय भी कभी दिखता था क्या? आपको एक बड़ी स्पष्ट बात कर दूं, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा बुरा दौर भी देखा है।
मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का दौर देखा, तब ये वक्त नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी कट्टर हिंदूवादी थे, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों को नहीं कोसा। आज क्या बात है, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप धर्म को कोसना छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो। जो देश के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? एक बात है, आज धर्म को लेकर मोदी जी का मैंने जो भी भाषण सुना, नेहरू से शुरू होता है और राउत में खत्म हो जाता है। क्या उनके मुद्दों के बीच में कभी बेरोजगारों की बात कही उन्होंने, किसानों की बात कही उन्होंने, देश की डेवलपमेंट की बात कही? आप एक बात बताइए मुझे, 12-13 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, मुझे एक ऐसा काम गिना दो जो उन्होंने किया। जो भी काम किया वो पिछली कांग्रेस सरकार के थे, उनके उद्घाटन पट्टिका पर मोदी जी का नाम लगाया गया। जेएंडके की टनल खुली, बनाई तो मनमोहन सरकार ने थी। हमारे हिमाचल में अटल टनल खुली, बेशक उस वक्त उद्घाटन उसने किया था, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी और राजीव गांधी ने इंसेंटिव लिया था उस टनल के लिए। मोर्चा इन्होंने बनाया। कहने का मतलब क्या है, आप परिपक्व हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सोचूंगा लोगों के बारे में। आज क्या हो गया है, हम लोगों के, देखो राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, कृष्ण मेरे भी हैं, आपके भी हैं। ये कोई ब्रांड नहीं है कि नोकिया का ब्रांड है, ये एडिडास का ब्रांड है, ये हमारे धर्म है। राम रामायण में कभी नहीं लिखा है, किसी भी, मैंने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, महाभारत का पूरा सब कुछ देखा है, ऋग्वेद पढ़ा है, मैं पढ़ा लिखा इतिहास का छात्र हूँ। किसी भी ग्रंथ में किसी भी धर्म की निंदा की बात नहीं की गई है हिंदुओं के द्वारा। पहली बात, हिंदू हिंदी का शब्द नहीं है, ये तो मानते हैं। हिंदुस्तान हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द है। हमारा शब्द है भारतवर्ष, जो भरत के नाम पर पड़ा था। हम भारत तो बोलते नहीं है, पहले बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, जो हम भारतीय हैं, हम कहते हैं, हम गर्व से कहो हिंदू हैं। तो हिंदू में तो हिंदुस्तान है, मुसलमान भी आते हैं, नहीं आते हैं? बोलिए, हम कहोगे हम ये तो आप मोहन भागवत की भाषा पे आ गए कि इनका डीएनए भी हिंदू वाला है। वो कोई शक नहीं सर। इतिहास बताता है कि हम दूसरी शताब्दी में गुलाम हो गए थे। जैन धर्म पनपा, बौद्ध धर्म पनपा, क्यों पनपा? ईसाई धर्म क्यों भारत में पनपा? जब हिंदू मतलब धार्मिक कट्टरता ने लोगों के ऊपर आक्रमण किया तो नए धर्मों का उत्थान हुआ। बहुत से लोग बौद्ध धर्म में चले गए, बहुत से लोग जैन धर्म में चले गए, उसके बाद मुसलमान हुए, कुछ लोग मुसलमानों की तरफ चले गए। आज की डेट में एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे, धर्म की बात करता हूँ। राधा स्वामी जी हैं, क्यों है? उस वक्त हिंदुओं को जो नीच जाति के थे उनको पौड़ियों में नहीं जाने दिया जाता था, चप्पल पहन के घूमने नहीं दिया जाता था, घरों में बैठने नहीं दिया जाता था। आज वही लोग राधा स्वामी हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन सत्य है। हमारे भारत में कितने बौबे हो गए हैं। अनुराधाचार्य जी को देखो, करते हैं बात हिंदू की, घड़ी पहनी हुई उन्होंने अमेरिका की, करते हैं बात उसके नाम के संस्कृति की, फोन पकड़ते हैं, कान में लगाते हैं, अमेरिका कोट पैंट पहन के घूमने जाते हैं। हमारे ये जो बाबा जी कौन से बागेश्वर धाम जी, उनका ज्वाई जीजा कौन है बताइए? अभी दुबई गए थे, किसी से मैंने सुना शेख के साथ शादी की है। हम लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? हम ये, इसका मतलब ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक नहीं है तो बोलिए। मतलब ये खाटी सियासी बात पर हम लोग आ गए। हम बात कर रहे थे
विजय पथ की, आपके आपके रास्ते की। वो एक्चुअली वो क्या है ना, इलाहाबाद वाला उफान आ गया। तो ऐसा कौन सा दौर आया जब आपको लगा कि अब रॉकी ने कमाई शुरू कर दी, और जब पहली कमाई आई तो वो कहाँ उड़ाया, बचाया, मैं बताता हूँ लगाया? आपको, मैंने 10th के एग्जाम दिए। मेरे डैडी, आपको पता, रिटायरमेंट के बाद हार्ड कांग्रेस तो थे, गोमा जी हमारे एमएलए थे। मैंने पापा को कहा मुझे नौकरी करवा दो कहीं। मैं पहली कमाई 8 रुपये 75 पैसे पीडब्ल्यूडी में बेलदार बना। 9 की 10 दिन मैंने काम किया, नहीं लगा दिल, 80-90 रुपये मिले। और आपको पता मैंने क्या खरीदा पहले? उस वक्त वो होते थे टेप रिकॉर्डर छोटे छोटे, मुझे बड़ा शौक था, मैंने वो खरीदा। पापा ने पूछा तूने क्या कमाया है? वो उसमें 40 रुपये का आया, 50 रुपये मैंने माँ के हाथ में कि माँ ये मेरी पहली कमाई है। पर फिर देखो, मैंने पहले कहा शायद मेरे करेक्टर में, मेरे फादर के जीन में थी, उन्होंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया। अरबों रुपए के स्टोर के मुखिया थे, लेकिन हमारे घर में एक आर्मी का कंबल नहीं मिलेगा। वही जब मैं पैसे पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं देता हूँ कि लोग कैसे कमाए जाते हैं। मैंने राजनीति में अगर पैसा कमाना होता तो राजा साहब मुझे बहुत कुछ दे रहे थे, मैं ले सकता था। ठेकेदार बनाने की कोशिश की, मैं ठेकेदार नहीं बना। सुखराम जी जब संचार मंत्री थे, उन्होंने मुझे बोला कॉन्ट्रैक्टर बन जा, मैं नहीं बना। मैंने स्कूल चलाना, क्योंकि मेरे दादा टीचर थे, मेरे नाना भी टीचर थे और रिनाउंड टीचर थे। मैंने वो कदम उठाया। मुझे पैसे से प्यार नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एक थ्योरी है, मैंने कमाया अपने दम पे, मेरे बच्चे कमाए अपने दम पे। मैं उनके लिए उतना ही रखूँगा जितना वो सहन कर ले, क्योंकि कहावत है, एक पीढ़ी कमाती है, 2 उजाड़ती है, तो मैं उतना नहीं कमाऊँगा। तो उजाड़ने का मौका नहीं देंगे, बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका देंगे। आज अगर हम बच्चों को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, खुद तंग रह रहे हैं। और शायद आपने देखा भी होगा, बहुत बार मिले हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को रॉयल स्टाइल से जीता हूँ, पैसे की परवाह नहीं करता, ना मैंने पैसा कमाने की सोची है। जितना आता है आज खा लिया, कल देखेंगे। बतौर रॉकी, दबंगई, अक्कड़पन, सियासी, ये सब अपने अंदर शामिल करते करते अगर आज 5 बिंदुओं में बात की जाए कि आज की पीढ़ी को कि एक शख्सियत बनने के लिए वो 5 चीज़ें जरूरी है, तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात, अनुशासन। अगर आप अनुशासित जीवन जीते हैं, देखिए मैंने पहले कहा, मैं आज भी अनुशासित जीवन जीता हूँ। सुबह 4 बजे उठना मेरी शुरू से ही आदत रही है। नंबर 2, शरीर और सेहत का ख्याल रखने के लिए व्यायाम, योगा या व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, ईमानदारी। कोई भी काम करो उसमें स्वार्थ मत लेके, ईमानदारी से करो। चौथा, संस्कार। बड़ों से भी जी से बोलो, छोटों से भी जी से बोलो। अगर आप जी से बोलोगे तो आपको जी से बोलेंगे। और लास्ट, मेहनत। देखिए मैंने जब स्कूल चलाया ना, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उसकी फाउंडेशन अपने हाथों से है। एग्जाम्पल है मेरे हाथों में आज भी एक बोर्ड दिखाई देती है। खुद लेंटर डाले, खुद सीमेंट मिलाया। आज भी मैं अगर स्कूल में हूँ तो मैं मेहनत करता हूँ। टीचर 8:30 आते हैं, मैं 8 बज के स्कूल में बैठ जाता हूँ। कई बार क्या होता है, मैटें बिछानी है बाहर बच्चों के टेस्ट के लिए, तो ये नहीं कि बच्चों को बुलाओ, फिर को मैं खुद ही लग पड़ता हूँ। मेहनत, ईमानदारी, संस्कार और अनुशासन, ये चीजें जो हैं इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, लास्ट पर है, गिरते हैं मैदान जंग में जो लड़ा करते हैं, वो कफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। ये मेरा उनके लिए संदेश है। ये बड़ी बातें हैं। तो थोड़ी सी सियासत की बात चलते चलते कर ली जाए, क्योंकि आपकी जीवन यात्रा की बात हो ही चुकी है।
हिमाचल की राजनीति में तो राजा वीरभद्र का नाम था। आप लोगों ने चुनाव पिछली बार राजा साहब के नाम पर लड़ा, मुझे ऐसा लगता है। लड़ा है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। और आज जब हम देश में इंडिया गठबंधन बना और गठबंधन में कांग्रेस ने अपने आप को 100 के नंबर के पास लाया, 99 तक आप पहुंचे, 100 हो गया जी, जो बाद में 100 पूरा हो प्रियंका जी आ गई। तो अब जो है आज की तारीख में दिल्ली के चुनाव है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस, चूंकि आपने रग रग में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को बाहर से तो देखते होंगे? नहीं, मैं अंदर से भी देखता हूँ। तो दिल्ली को भी देखा होगा बहुत, मैं बार बार आता हूँ, आर्मी ने एक चक्कर लगते गए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका को परिवार को हटा दिया जाए तो कांग्रेस बहुत आगे बढ़ सकती है। उनको एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। प्रियदर्शनी स्कूल मैंने खोला है, और किस नाम पे खुला है? रॉकी के नाम पे। रॉकी को हटा दिया जाए, स्कूल 0 हो जाएगा। क्यों? उसमें मेरी मेहनत लगी है। कांग्रेस, मैं मानता हूं कि हर आदमी का योगदान रहा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू को संभालने के बाद ये परिवार ने बहुत उतराव चढ़ाव देखे, गोलियां भी लगी इन्हें, शहीद भी हुए, सब कुछ त्याग भी दिया इन्होंने। आज ये कहना कि इनको हटा के, देखिए मैं असली सवाल का जवाब भी दूंगा आपको। इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई, कौन बने प्रधानमंत्री? बताइए। राजीव गांधी को जबरदस्ती लेके आए ना, वो तो मना कर रहे थे, लेकिन राजीव गांधी की डेथ के बाद क्या सोनिया नहीं बन सकती थी? तब कौन बने? नरसिम्हा राव बने। आपके वो जो हमारे केसरी थे, सीताराम केसरी जी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अभी आपके खड़गे जी अध्यक्ष हैं। तो कहने का मतलब क्या है? परिवारवाद है। अगर चाहती तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, अगर उन्हें लालच होता। राहुल गांधी, मौका तो मिला ही थी। हाँ, राहुल गांधी जी ने अध्यक्षता क्यों छोड़ी? नहीं ली उन्होंने। मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली में आज से जब 80 में आया था तो दिल्ली बहुत डिफरेंट थी, कंजस्टेड थी, पॉल्यूटेड थी। आज तो है, लेकिन उस वक्त शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर बनी, मैं मिला हूँ व्यक्तित्व उससे, उनकी बहन रमा धवन से भी मिला हूँ, यहाँ रहते हैं। उन्होंने दिल्ली का कायाकल्प किया, इसलिए दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। कॉमनवेल्थ की गेमों में जो डेवलपमेंट करवाई, और ये शीला दीक्षित का दम था, उन्होंने गेमें करवा के दिखाई। यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर वगैरह देख रहे हैं, मेट्रो देख रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, ये सब शीला दीक्षित की देन है। 15 साल वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। आज मैं आ रहा था तो देखा मैंने, पोस्टर देखे, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हैं, दिल्ली कचरे की, हमारी दिल्ली नहीं है। अरे ये वो दिल्ली है जिस दिल्ली में हर वर्ग ने राज किया है। मुसलमानों ने राज किया है, हिंदुओं ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया है। आज कह रहे हैं हमारी दिल्ली नहीं है, शर्म आनी चाहिए सबूत। कूड़े का ढेर किसने लगाया? राज कौन कर रहा है दिल्ली पे? नाम तो आपका, लेकिन मेन तो केंद्रीय सरकार है। उन्होंने स्वच्छता अभियान का नारा वो क्यों नहीं साफ करते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। मैं यहाँ पे हमारे केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के, उनसे आग्रह करना चाहूंगा, शीला जी का फोटो पोस्टर पे लाए और शीला जी के नाम पर एक यात्रा करें और उनके नाम पर वोट मांगे, तो कांग्रेस जो है बड़े आराम से दिल्ली में सत्तास्थीत हो सकती है। ये तो केंद्रीय नेतृत्व को सोचना है। मतलब दो बातें बड़ी जरूरी आपने कर दी। एक तो दिल्ली अस्मिता की बात आपने उठा दी कि जो दिल्ली की बेइज्जती हो रही पोस्टर में, दूसरी तरफ आपने शीला वाली दिल्ली की कल्पना दिखा दी। क्या लगता है कि आपके अपने पार्टी के अंदर इस तरीके का तंत्र है जो सोच सकते हैं ऐसे? देखिए, ऐसा नहीं है। राहुल जी की सोच बड़ी साफ है।
सोनिया जी की और खड़गे जी की सोच भी बड़ी साफ है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैंने पहले भी पिछले इंटरव्यू में बात कही है मैंने, अब कुछ राजनीति में स्वार्थ आती हो, कहते ना मैं, रावण क्यों मरा? रावण को राम ने नहीं मारा, रावण मैं से मरा। देखिए, अब बात कभी धर्म की करूंगा मैं आपसे चर्चा, और बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा। रावण को भगवान राम ने नहीं मारा, रावण को उसके घमंड और मैं ने मारा। और जब मैं आ जाती है, घमंड आ जाता है, बड़े से बड़ा शासक, चाहे वो आदरणीय मोदी जी क्यों ना हो, गिरता है। क्योंकि आपको देख के आपकी रॉकी वाली उस भूमिका को सोच करके मिथुन की याद आ जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मिथुन को रिप्लेस करने की उस जमाने में सोच लिया हो आपने? नहीं, हीरो बनने का शौक था, घर से भाग के भी गया था मैं, अच्छा। बॉम्बे गया था मैं, लेकिन रास्ते में वापस आ गया। मुझे एक बार, मैं शिमला पढ़ता था जब यूनिवर्सिटी में, तो क्या हुआ कि हम बैठे थे कुफरी में, चाइना हॉल में, वहाँ उस वक्त यश चोपड़ा वगैरह आए हुए थे शूटिंग के सिलसिले में। तो मैं बैठा हुआ था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, हम गर्ल्स वगैरह का ग्रुप था, खाने पीने आए हुए थे घूमने। तो मेरा पूरा स्टाइल वही, सफ़ेद शर्ट, जीन, ऊंचे बूट, बाल उसी स्टाइल से। तो एक ने इशारा किया, मुझे मिथुन का कहाँ बैठा है? मेरे को लड़की ने बोला, इशारा किया, बोले रॉकी तेरे को मिथुन दा बोल रहे हैं क्या? वो इसमें शक क्या है? जो है वो है, शक क्या है? तो वो आदमी आया मेरे पास, बोले आप लोकल हैं, आर यू लोकल? मैं कहा नो डाउट आई एम लोकल। बोले आपकी लुक तो पूरी मिथुन दा से मिलती है। मैं क्या, वो तो अब उसको पूछना पड़ेगा या मेरे घर वालों को पूछना पड़ेगा लुक ऐसी क्यों है। लेकिन इतना पता है कि एक शख्सियत के दो रूप होते हैं, 2 या 7 रूप एक जैसे में हो सकता है उसमें हो। हाँ, इस लुक का मैंने फायदा बड़ा उठाया, इस लुक का मैंने फायदा बड़ा उठाया। मैं जहाँ भी जाता था इस लुक के कारण एकदम अट्रैक्शन हो जाती है लोगों को। स्टाइल वही रखा था मैंने, उस वक्त पहनने का स्टाइल मिथुन की तरह 4 बटन खुले छोड़ने, वही बाजू पूरे फोल्ड ऊपर को, अब तो छोड़ दिया है, लेकिन पहले वही स्टाइल था, उसका फायदा उठाया। कोई एक डायलॉग जो आप रॉकी उस समय बोलता हो जिस पे लगता हो कि मेरा एक ही डायलॉग है, एक शेर पे उसको अर्ज करता हूँ, ठीक है? खतरा ही सही मेरा वजूद तो है, फिर सारा समुद्र मेरी तलाश में। ये बार बार बोलता हूँ। ये बड़ी बात है। विजय पथ लंबा जरूर होता है, क्योंकि एक रास्ता ऐसा, जब आदमी विजय पाता है तो हर तरीके के अलग अलग तरीके से नदी की भांति से सब कुछ सींचता हुआ, सब कुछ सहेजता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे ही कुछ बातें हमने रॉकी जी के साथ की, और हमें लगता है कि कई ज़्यादा बातें करने की और ज़रूरत है। अगले एपिसोड में हम यह जानने और समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर रॉकी जी ने हर एक बरस को किस तरीके से जीने की कोशिश की, सियासत के लिए, अपने संस्थान के लिए, समाज के लिए, और ऐसे ऐसे कौन से पल आए जब उनको लगा कि उन्होंने कहीं चूक कर दी है। लेकिन यह सब बातें किसी अगले दौर में, अगले पथ पर। विजय पथ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।